अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सेक्शन ए का हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज किन किन चैप्टर से आ रहे हैं और किन चैप्टर से नहीं आ रहे। तो चैप्टर 1 में आपने क्या करना है, जो केमिस्ट्री की आपकी ब्रांचेस हैं जो एक्सप्लेन की हुई हैं, फिर एग्जांपल्स वाला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1.2, 1.3 और 1.4 आपने अच्छी तरह कर लेना है। उनके अंदर से ही जो आपसे किसी भी केमिस्ट्री के बारे में वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने एमसीक्यूज 1 में देखा था, उन्होंने प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा था। तो हो सकता है वो कोई और पूछ लें, इनऑर्गेनिक पूछ लें, इन्वायरमेंटल पूछ लें, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं ब्रांचेस के अंदर से, राइट। नेक्स्ट आपका सेकंड एमसीक्यूज देख लेते हैं। वो आया चैप्टर 4 से, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो उसमें से आपने क्या करना है, जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ होगा उसकी वो आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि इसका लार्जेस्ट साइज क्या है या स्मॉलेस्ट साइज क्या है। जैसे उन्होंने पूछा था सेकंड एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट साइज। और वो इससे आपसे पूछ सकते हैं कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, वो भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पूछ सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं या जो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं, इनमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि इस एलिमेंट का ये चीज़ क्या है, ये क्या है। तो आपको सब पता होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज 2 सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज 3 की। ये आपके आया चैप्टर नंबर 5 से, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 5। और उधर से आपसे वो क्या पूछेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, यही पूछ सकते हैं क्योंकि उस चैप्टर में यही बात हो रही है। और जैसे उन्होंने एमसीक्यू 3 में आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई करें इनमें कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है और आयोनिक कौन सा है, तो रैंडम इस तरह मिक्स करके आपको दे सकते हैं। क्या इसके अलावा भी इन्हीं दो टॉपिक्स के अंदर से कोई जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी हुई आपसे एमसीक्यूज बना के पूछ सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का डिफरेंशिएट कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ एमसीक्यूज चैप्टर 14 से आया, विच इज हाइड्रोकार्बन्स। छोटा सा चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था तब लॉन्ग के लिए कि प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स फ्रॉम क्रैकिंग of larger hydrocarbons, hydrogenation of alkenes and alkynes, reduction of alkyl halides। तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हो रहा है। तो एमसीक्यूज फोर्थ जो आपका था, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या था, डी था। आपका फिफ्थ एमसीक्यूज बना है चैप्टर 7 से, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उससे आपका एमसीक्यूज आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। रिडक्शन का पूछ सकते हैं। तो आपका फिफ्थ एमसीक्यूज चैप्टर 7 से बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 और 9 एमसीक्यूज की, क्योंकि दोनों ही चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हैं बनकर। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने मॉडल पेपर में 6 एमसीक्यूज डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोटॉन नंबर क्यों यूनिक है ईच एलिमेंट। क्योंकि प्रोटॉन नंबर डिफाइन करता है कि कौन सा एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का। हर एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है ना, इसलिए वो यूनिक होता है। और पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स की क्या तरतीब है, आपसे वो कुछ भी एमसीक्यूज ऐसे पूछ सकते हैं कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है। प्रोटॉन के हवाले से पीरियोडिक टेबल में क्या जो है खिचड़ी पकड़ी है, उससे रिलेटेड वो आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। लाजमी नहीं है जो मॉडल पेपर में उन्होंने डिस्कस किए एज इट इज वो ही उठा के देंगे, उनकी स्टेटमेंट चेंज होगी पूछने की, ठीक है। तो वो अपना एमसीक्यूज रिपीट नहीं करते, इस पर फहमी मत रहिएगा कि जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो मैंने सोल्यूशन डिस्कस किया है, कि आप वहां से नॉलेज लें, किस तरह के एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। स्टेटमेंट्स उनकी चेंज होंगी, टॉपिक्स उनके यही होंगे जो मैं बता रही हूँ। तो आपने ध्यान से सुनना है कि मैं कौन से टॉपिक्स बोल रही हूँ, उनसे रिलेटेड वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नाइन्थ एमसीक्यूज की। नाइन्थ एमसीक्यूज आपका आया है कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं। उन्होंने कहा है कि रिलेटिव, अब कोई भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, लाजमी नहीं है क्लोरीन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, नाइट्रोजन, साथ उसका मैस दिया हुआ होगा, साथ अबंडेंस दी हुई होगी। तो यू हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो कुछ भी आपको एलिमेंट दे सकते हैं, साथ उसके मैसेज देंगे और साथ अबंडेंस देंगे, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। नाइन्थ एमसीक्यूज हुआ यहीं पे खत्म। नेक्स्ट आपका सेवंथ एमसीक्यूज है जो चैप्टर 6 है, और आपके चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा था आपके सेवंथ एमसीक्यूज में कि इन पेयर्स का सेम मैच, किन पेयर्स का सेम मैच है, तो वो आपने निकाला था। तो आपको पता चला था कि ए ऑप्शन आपका बना है। वो इसके अलावा कुछ भी आपसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को भी कह सकते हैं, मैस फाइंड करने को भी कह सकते हैं, मोलर मैस भी निकालने को कह सकते हैं। तो कुछ भी वो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड दे सकते हैं ताकि आप सॉल्व करें और इसका राइट ऑप्शन निकालें। नेक्स्ट आपका 8th एमसीक्यूज है जो कि चैप्टर 8 से है, एनर्जेटिक से। वहां पे उन्होंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपसे पूछा है कि टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या बिकम जीरो है,
ये सेम है, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, हो सकता है वो एंडो ले लें या कोई और रिएक्शन ले लें, तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे सकते हैं, उसका कनेक्शन पूछ सकते हैं कि विद इट्स सराउंडिंग्स इसकी एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है या इसका केमिकल रिएक्शन क्या है या क्या टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो कुछ भी बना के आपसे पूछ सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि वो यही पूछें कि एक्ज़ोथर्मिक का ही पूछें, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ उस टॉपिक से बना के दे सकते हैं, लेकिन बात वो यही पूछेंगे आपसे उसकी रिएक्शंस में क्या चेंजेज़ आ रही हैं, टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज़ वो बना के कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं और फिर आपको राइट ऑप्शन उनका देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका 10th एमसीक्यूज़ और 11th एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, जो कि चैप्टर 11 से आए हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर। 10th के आप टॉपिक सुन लें, वो आपने तैयार करने हैं, उनमें से वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो उनके टॉपिक्स हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ मेजर एनवायरमेंटल सम एग्जांपल्स इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, प्लांटिंग ट्रीज, रिडक्शन इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, डिक्रीज यूज ऑफ फॉसिल fuels, increasing use of hydrogen and renewable energy, for example wind, solar. B. Acid rain, use of catalytic converters in vehicles, reducing emissions of sulfur dioxide by using low sulfur fuels, and flue gas desulfurization with calcium oxide. सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक पे 11.6 कैटालाइटिक कन्वर्टर्स टॉपिक है, 11.7 स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इधर से आपका कोई भी इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज बनकर आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम 11th एमसीक्यूज की बात करें तो उसके लिए आपका 11.5 टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। उसके अंदर जो आपके रिएक्शंस दिए हुए हैं, जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने 11th एमसीक्यूज में आपसे पूछा विच कंपाउंड इज लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग्स, तो वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड रेन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर डैमेज करता है आपकी बिल्डिंग्स को, मार्बल को। और इसके अलावा आपने करना है रोल ऑफ सल्फर इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यानी सल्फर का क्या रोल है एसिड रेन में और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पे, इससे रिलेटेड भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। लास्ट एमसीक्यूज 12 जो कि आपके चैप्टर 2 से उन्होंने उठाया है और वो सोल्यूबिलिटी के ऊपर आ सकता है। जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सोल्यूबिलिटी की, तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी का, और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक एमसीक्यूज गाइड कर दिए हैं और चैप्टर्स भी बता दिए हैं। इन चैप्टर से आपके एमसीक्यूज आने हैं, बीच में 9, 10, 12, 13 और ये चैप्टर्स मेंशन नहीं है, तो इनमें से एमसीक्यूज आपका नहीं बनेगा। और जो मैंने आपको टॉपिक साथ-साथ बताए हैं कि इनसे रेलेवेंट आपका एमसीक्यूज बन सकता है या वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि यही स्टेटमेंट वो उठाएँगे, वो चेंज करके स्टेटमेंट आपसे कोई और एलिमेंट किसी और कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई और एलिमेंट देंगे, उसकी आप वो रिलेटिव मैच पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है और टॉपिक्स का भी कि आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास में जब आपको समझाया जाता है, तो उसके अंदर से ही वो ऐसे एमसीक्यूज़ आपका एसएलओ बेस्ड है, क्योंकि आप फेडरल बोर्ड में हैं, तो वो टॉपिक से अंदर से वो बनाते हैं एमसीक्यूज़ ताकि बच्चे को नॉलेज है, उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। अगर तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और नॉलेज होगा, तो आप अपना एमसीक्यूज़ करने के काबिल हो जाएँगे। एक बात और, ये जो मैंने चैप्टर्स आपके तरतीब से लिखे हैं और ये जो नंबरिंग की है मैंने एमसीक्यूज़ की, ये मैंने अभी जो आपके साथ मॉडल पेपर डिस्कस किया था जिसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, ये वो नंबरिंग है और मैंने सामने वो नंबरिंग लिख दी है। आपकी नंबरिंग चेंज हो सकती है बट चैप्टर्स और जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो वही रहने वाले हैं। एमसीक्यूज़ आपके डिफरेंट नंबरिंग में हो सकते हैं क्योंकि आपका वर्जन नंबर चेंज होता है। फेडरल बोर्ड आपके एमसीक्यूज़ तो सबके सेम बनाता है बट उनको रैंडमली चेंज कर देता है ताकि बच्चे आगे-पीछे सामने वाले से चीटिंग ना कर सकें। और अंदर से ए-बी-सी-डी ऑप्शन भी चेंज होते हैं, बबल ए-बी-सी-डी तरतीब से ही होते हैं। अंदर से ऑप्शन आगे-पीछे हो सकते हैं और ऊपर-नीचे नंबरिंग हो सकती है। बाकी चीज़ ये चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, यहीं से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे। आई होप आपको सेक्शन ए समझ आ गया हो और जो मैंने बातें की हैं वो भी समझ आ गई हों। अब हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।